हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। बच्चों, आज अपने करने जा रहे हैं यूनिट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट टू, तो आपको लगेगा सर बीच में यूनिट टू कैसे स्टार्ट होगी? वो प्रीवियस यूनिट की अपनी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैप्टर है वो अगर अपने पूरा कर ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन चैप्टर अगर आप कर लोगे तो बच्चों आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आपकी एक यूनिट बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। आई बात समझ? उसके अंदर बच्चों बाकी दो चैप्टर भी है यूनिट के अंदर, सिंगुलर सॉल्यूशन और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन बच्चों अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखो प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप पहले तीन चैप्टर भी अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एक 12 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? बाकी आप अगर अपनी, क्योंकि आपके पास बच्चों सिलेबस बहुत हो जाएगा, अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे तक चलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बुक हो जाएगी आपके पास जैसे जैसे, क्योंकि आपके पास सिलेबस कितना ज्यादा हो जाएगा। देखो, सिलेबस करवाना बड़ी बात है और उसको याद रखना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो समझना भी है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो 5 यूनिट है आपकी एग्जाम में कितनी होती है बच्चों? टोटल 5 यूनिट है। टोटल 5 यूनिट्स में से कोई 3 यूनिट आप बच्चों अच्छी तरीके से करो। 3 यूनिट आप अच्छी तरीके से करो। बाकी जो 2 यूनिट है बच्चों, उनको आप क्या करो? उनको आप हाफ हाफ कर लो, यानी उनमें से 4 4 का अटेम्प्ट हो जाए और डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखो कि इनके अंदर 12 12 मार्क्स के अगर तीन क्वेश्चन, इनमें से आप किन 5 यूनिट में से कौन सी 3 यूनिट के आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो? क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो बच्चों अब मान लो 66 मार्क्स का एग्जाम है, तो ये 12 3 या 36 तो बच्चों आपके नंबर ये है। ठीक है, पहले अटेम्प्टेशन देखो आप। बच्चों अगर आप 500 यूनिट पूरी कर भी लोगे तो भी बच्चों 500 यूनिट पूरी भी कर लो तो भी आपको यूनिट तो तीन ही अटेम्प्ट करनी है ना। यूनिट तो तीन ही अटेम्प्ट करनी है। तो बच्चों आपके पास एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है सिर्फ मैथमेटिक्स, आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, या जिन्होंने कंप्यूटर लिया है कंप्यूटर भी है। आर्ट्स में भी अगर है मैथमेटिक्स तो उनके पास भी अलग सब्जेक्ट है। तो बच्चों अपने को टेक्निकल चलना पड़ता है यूनिट्स को लेके, कि हाँ भी अपना पेपर भी हो जाए और कुछ छूटे भी ना। तो बच्चों ये देखो 36 ये हो गए। फिर बच्चों 4 3 या 12 और ले लो। ये देखो, अगर आप ये 3 यूनिट पूरी कर लेते हो तो 66 मार्क्स के एग्जाम में से 48 मार्क्स का तो बच्चों ये आपका ये हो गया। और इन 3 यूनिट में से अपने डेफिनेशन अगर आप उठा लो, इनमें से डेफिनेशन अगर आप उठा लो तो कितनी होगी? 3 मार्क्स वो मान लो। ठीक है, तो ये देखो 51 तो यही हो गए। 51 तो बच्चों यही हो गए आपके। फिर भी मैं कह रहा हूँ ये फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट है, 66 में से 51 का अटेम्प्ट कर लिया आप। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में से बच्चों आपने 4 4 का अटेम्प्ट कर लिया। कितने हो गए? 4 + 4 8, ये 59 हो गए। ठीक है, डेफिनेशन भी अटेम्प्ट कर ली बच्चों, 2 वो हो गए। तो 66 में से 61 आना भी बच्चों बहुत बड़ी बात है, अगर आप सारा सही कर लेते हो तो। समझ रहे हो ना बात को? और सारा का सारा कर लो, इसके अलावा 5 डेफिनेशन और कर लो, तो लो बच्चों 66 क्लियर हो लो। समझ रहे हो बात को? तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। आप फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ के आ चुके हो, फर्स्ट ईयर के आप कैलकुलेशन आपने की होगी कि कौन सी यूनिट करे कि अपना पेपर भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट हो जाए और अपने बाकी सब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ सके। तो आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाना, आपको पता चलेगा कि आपने जो यूनिट का रखी है उनमें से आपका 12 का और 4 4 मार्क्स के दो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, बात समझिए आप? हाँ जी सर, समझ गए। तो बच्चों इसलिए मैं अब यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर पहले आपको करना है चैप्टर 6। चैप्टर 6 है बच्चों आपके पास, देखिए क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण। क्या है बच्चों? अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। एक एक चीज समझेंगे बच्चों, एक एक शब्द को ध्यान से समझिए। अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण को पकड़ लो पहले। रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि ऑर्डर वन होगा, सॉरी डिग्री वन होगी। डिग्री वन होगी बच्चों, ऑर्डर जो मर्जी हो सकता है। ऑर्डर क्या हो सकता है बच्चों? जो मर्जी हो सकता है, वन और मोर देन वन। आप याद करो, आपने सेकंड चैप्टर किया था, उसके अंदर कितनी थी ऑर्डर? कितना था सभी का? ऑर्डर सभी का बच्चों वन था। ठीक है, थर्ड चैप्टर किया आपने, ऑर्डर क्या था? ऑर्डर तो बच्चों वन ही था, लेकिन डिग्री वहां पे कुछ भी थी, डिग्री कुछ भी थी। लेकिन यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्शन कर दी कि डिग्री वन रख।
डिग्री ओनली वन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आपको क्या रखनी है बच्चों, वन रखनी है। डिग्री क्या रखनी है बच्चों, आपको वन रखनी है। और ऑर्डर क्या रखना है बच्चों, ऑर्डर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर अपनी बात करें कि ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा तीन या चार तक की रखेगा, क्योंकि इससे ज्यादा वाली सोल्व करनी बच्चों मुश्किल हो जाए। ठीक है, इसलिए ऑर्डर बच्चों कितना हो सकता है, ग्रेटर देन क्या करेंगे बच्चों, वन मान, ग्रेटर देन क्या मान लो, वन मान लो। आगे बात समझ, एक या एक से ज्यादा, एक वाला होगा बच्चों फिर तो सोल्व हो ही जाना है सिंपली। एक से ज्यादा होगा तो बच्चों क्या हो, एक से ज्यादा होगा तो अपने किस तरीके से उनको सोल्व करें, मुझे तो बात। अब ध्यान से सुनो, एक ही ऑर्डर एक है, यानी एक ही डीवाई बाई डी एक्स। ऑर्डर वन का मतलब बच्चों एक डीवाई बाई डी एक्स है। डिग्री उसने रिस्ट्रिक्ट कर ही रखी है, डिग्री यानी घात, डिग्री यानी घात, ऑर्डर यानी बच्चों कोटि। ऑर्डर का मतलब क्या है, कोटि। आ रही है बात समझ, या जैसे बात समझ आए तो पहले तो चैप्टर का नेम है उसको अच्छी तरीके से समझना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, जो एलडीई का मतलब क्या हो गया, कि ऑर्डर आपको डिग्री वन रखनी है, डिग्री को रिस्ट्रिक्ट कर लो वन तक। ऑर्डर जो है वो क्या रखना है, एक या एक से ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि ठीक है सर, बच्चों मान लो आपके पास ऑर्डर वन वाली ये इक्वेशन थी, मान लो ये है, तो ये dx इधर आ गया था, आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया था। ठीक है, फिर आपके पास सॉल्यूशन आ गया, जैसे आपने ऐसे किया था dy एक्स dx, एक बार इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो इसका आ गया था dy का y, x का एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, प्लस में। ठीक है, आई बात समझ। तो पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया मैंने, सिंगल डिग्री वाले। पहले अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मुझे, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म या सामान्य रूप बच्चों किस तरीके का होता है, सामान्य रूप देखिएगा आप ध्यान से, सामान्य रूप किस तरीके का होता है। इनके पास बुक है, वो बुक खोल के रखो अपने पास बच्चों। जो जनरल फॉर्म होती है उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, जीरो इंटू वाई दिख सकता है, क्योंकि ये जीरो डिग्री वाला हो गया। ठीक है, आगे बात समझ। और क्या हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स दिख सकता है आपको, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिख सकता है। ठीक है, इन सभी की बच्चों देखो डिग्री वन ही है, ऑर्डर चेंज होता जा रहा है, डिग्री बच्चों सभी की वन है, ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता जा रहा है बच्चों, चेंज होता जा रहा है। समझ रहे हो बात, हाँ जी सर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो मैंने क्या बताया, इन सभी में क्या बच्चों डिग्री कितनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, डिग्री बच्चों सभी में क्या है, वन है। डिग्री क्या है बच्चों, वन है सभी की, डिग्री वन है बच्चों। डिग्री यानी घात, डिग्री यानी घात, घात कितनी है बच्चों, वन है सभी में। ठीक है, आई बात समझ। तो जनरल फॉर्म क्या होगी बच्चों, जनरल फॉर्म ये होगी बच्चों, ए जीरो डी की पावर एन, डी की पावर मतलब डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन। ठीक है, फिर प्लस ए वन डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन, प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस, ऐसे बच्चे चलता जाएगा। लास्ट में, लास्ट में जैसे ए जीरो ए वन ऐसे चलता जा रहा है, तो लास्ट में ए एन आ जाएगा और वाई आ जाएगा। समझे बात को, लास्ट में वाई रह जाएगा ना, सिर्फ लास्ट में सिर्फ क्या रह जाएगा बच्चों, वाई रह जाएगा। इक्वल में कुछ भी आ सकता है, इक्वल में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं जीरो लिख रहा हूँ। अब देखिए बात को समझो, मान लो बच्चों बराबर में, मान लो अगर आपको एक बार जीरो अच्छा नहीं लग रहा, तो मान लो बराबर में क्या है, क्यू है। फिर अपने इसका स्पेशल लेक केस लेके चलिए। ठीक है, एक बार मान लो कि बराबर में क्या है बच्चों, क्यू। क्यू यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट डिजिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्यू, क्यू कुछ भी हो सकता है। मुझे बात, हाँ जी सर समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों एक सेकंड में कर्सर सही कर लो ये, हाँ जी।
बराबर में क्यू हो गया बच्चों। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ऊपर जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी ये वाला, dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स, जब बच्चों इसकी ऑर्डर क्या था, ऑर्डर इसका वन था, ऑर्डर क्या था बच्चों, वन था, तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा कि सर हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा। तो बच्चों अगर ऑर्डर दो होता तो आप कहोगे कि सर दो बार करना पड़ेगा। ऐसे ऑर्डर थ्री हो जाए तो बच्चों तीन बार इंटीग्रेशन करोगे, फिर चार बार इंटीग्रेशन करोगे। तो बच्चों आपको पता है कि डिफरेंशिएशन करना और इंटीग्रेशन करना, इन दोनों में से इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन आते हैं तो अपने इंटीग्रेशन हमेशा नहीं होते। फंक्शन भी इंटीग्रेबल होना चाहिए, फंक्शन भी इंटीग्रेबल होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन होता है। ऐसे नहीं होता कि मुंह उठाया और फंक्शन का इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। इस बात का मतलब है हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हम उसी मेथड पे नहीं वर्क कर सकते कि हाँ भाई जितना उसका ऑर्डर है अपने उतनी बार उसका इंटीग्रेशन करें और अपने को सॉल्यूशन मिले। तो बच्चों इस बात को सोल्व करने के लिए, इस बात को सोल्व करने के लिए बच्चों अपने को कुछ नया मेथड सोचना पड़ेगा। एक बार फिर से अब चैप्टर के नेम के ऊपर, चैप्टर का नेम बच्चों क्या कह रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अचर गुणांक होने चाहिए। गुणांक कैसे होने चाहिए बच्चों, अचर, अचर यानी कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट की फॉर्म के लिए बच्चों अपने सोल्व करेंगे। ये देखो ये बच्चों जो इसके कोएफिशिएंट है, गुणांक है, देखो अचर आ रहे हैं, A1 A2 A3, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। लिख लो A0 A1 A2 A3 डैश 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 AN, ऑल आर कांस्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट है, रियल नंबर्स कह सकते हो आप, ऑल आर कांस्टेंट्स। आई बात समझ कि हाँ जी सर आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों इनके लिए अपने एक स्पेशल केस डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो, एक बार अपने q इक्वल जीरो के लिए सोल्व करेंगे इसको। q इक्वल जीरो, लेट q इक्वल जीरो, ये केस है बच्चों, स्पेशल केस है। अगर q कुछ और हुआ तो उसके हिसाब से अपनी बच्चों मेथड चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक बार सिंपल सा बता देता हूँ कि अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो q इक्वल जीरो के लिए सोल्व हो। जब ये q होगा बच्चों जीरो होगा, उसके लिए अपने पास फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। फिर जैसे जैसे q बच्चों कोई भी फंक्शन बनेगा, q जैसे जैसे कोई भी फंक्शन बनेगा, जैसे e की x बनेगा या sin x बनेगा, अलजेब्रिक बनेगा x की फॉर्म में, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगा या इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो उन सभी के लिए बच्चों अपने फ्यूचर एक्सरसाइज सोल्व करते जाएंगे। आई बच्चों बात समझ। जब q इक्वल जीरो होता है तो बच्चों उस केस में उसको होमोजीनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होमोजीनियस इक्वेशन बोला जाएगा। q बराबर जीरो है तो बच्चों क्या बोला जाएगा, समघात समीकरण बोली जाएगी, समघात अवकल समीकरण। क्या बोली जाएगी बच्चों, समघात अवकल समीकरण बोला जाएगा उस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बच्चों बात समझ, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों से बोला जाएगा। तो इस होमोजीनियस के लिए, होमोजीनियस पर डिपेंडेंट हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। होमोजीनियस यानी समघात से रिलेटेड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। लेकिन अब बात फिर से वहीं फंस गई कि सर इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। आप कह रहे हो कि इंटीग्रेशन तो अपन इतनी बार करेंगे ही नहीं, इंटीग्रेशन तो अपन इतनी बार करेंगे ही नहीं, तो सर इसे सोल्व कैसे करें। तो वो सोल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको कुछ नोटेशन ध्यान से सुनो, कुछ नोटेशंस आपको समझने पड़ेंगे कि आज से बच्चों अपने, क्योंकि बच्चों जब अपने इतने बड़े बड़े सिंबल लिखते हैं ना, बार बार इनको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी हमें। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हर बार इतना लिखेंगे, फिर डी टू बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब लिखेंगे, तो इतना बड़ा बड़ा हर बार नहीं लिखेंगे। इसलिए बच्चों अपने डी वाई बाई डी एक्स को ध्यान से सुनिएगा, डी वाई बाई डी एक्स है, इसको किसके इक्वलेंट मानेंगे, इसको डी मानेंगे बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स को क्या मानेंगे, डी मानेंगे। नोटेशन है बच्चों, मैथमेटिक्स क्या कर देती है, चीजों को छोटा लिखना पसंद करती है, ना कि बड़ी बड़ी हर बार, ना कि बड़ा बड़ा। वो बड़ा बड़ा लिखना पसंद नहीं करती, वो कहता है ये डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हो, इसको सिंपल डी से डिनोट कर लो, ताकि बार बार हर बार उतना मत्था ना मारना। और बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स टू को क्या लिखेंगे कि सर इसको आप डी स्क्वायर लिख लेना। ऐसे बच्चों डी क्यूब अपॉन में डी एक्स की क्यूब को क्या लिखेंगे कि सर इसको डी क्यूब लिख लेंगे। अब आप सोचोगे सर इसके साथ जो वाई था वो कहाँ गया। तो बच्चों मैं एक बार आपको नोटेशन लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने अभी क्या लिखा था, डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन से स्टार्ट करना, ठीक है।
फिर मान लो इसका जो कोफिशिएंट है बच्चों मान लो P1 है, ये P0 है, ठीक है, ये P1 मान लो, पावर एक कम होगी dn-1 बाई अपॉन में dx की पावर n-1। पावर बोल रहा हूँ, मुझे पावर नहीं है ना, ये तो डिफरेंशिएशन है, एक बार बोलने के लिए यूज कर रहा हूँ। P2 dn-2 y अपॉन में dxn-2, ऐसे बच्चों ये चलता जाए, ठीक है। लास्ट में क्या रह जाएगा, Pn y रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि आपको पता है पहले n बार डिफरेंशिएशन हुआ, फिर एक कम हो गया n से n-1, फिर दो कम हो गए, लास्ट में सिर्फ y रह जाएगा, लास्ट वाले में सिर्फ क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। इक्वल में अपने एक बार जीरो लेके चल रहे हैं, जीरो लेके चल रहे हैं, होमोजीनियस के लिए सोल्व कर रहे हैं, समघात के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं इसके अंदर ये जो नोटेशन है dy dx को d से डिनोट करूँ, ध्यान से समझिए, फिर क्या बनेगा। फिर ये बच्चों देखो कितना आसान बन जाएगा, इसको अपने लिख देंगे dn y, इसको लिख देंगे P1 dn-1 y, ठीक है, फिर लिख देंगे P2 dn-2 y, ठीक है, फिर ऐसे चलता जाएगा। देखो लिखना कितना आसान होगा, लिखना कितना आसान होगा धीरे धीरे। इन बातों को समझना, यही मेन गेम है बच्चों, सिंबोलिज्म ध्यान से समझा करो कि किसको क्या सिंबल दिया जाए। अब बच्चों अगर आपको पता है सभी के अंदर डी 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 तो आई है, सभी के अंदर बच्चों डी आ रहा है और वाई आ रहा है, सभी के अंदर वाई आ रहा है, वाई आ रहा है, तो बच्चों अपने वाई को ऐसे बाहर लिख लेते हैं। अब ये वाई कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि वाई जो है डी एन अंदर रख लिए, सिर्फ डी एन, इधर क्या रख लिया, P1 dn-1 रख लिए, फिर क्या रख लिया, P2, ठीक है, dn-2 रख लिया, ऐसे ये चलता जाएगा और लास्ट में क्या रह जाएगा, जस्ट Pn रह जाएगा। समझे बात, समझ रहे हो बात बच्चों। तो इसको बच्चों अपने एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, ये फंक्शन बन गया हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो एफ डी बाई इक्वल जीरो लिखा जा सकता है हाँ जी सर लिखा जा सकता है, एक तरीके से फंक्शन का बिहेव कर रहा है ना बच्चों ये, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एफ डी बाई बच्चों लिखा जा सकता है। आई बात समझ। डी का मतलब क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन, डी इज नोन फॉर डिफरेंशिएशन, डी एन का मतलब है एन बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, डी एन का मतलब क्या है बच्चों, एन बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। आई बात समझ कि हाँ जी सर, आगे बात समझ। अब बच्चों एफ डी वाई अगर है, अब मान लो एक बार इस डी को आप एम मान लो, लेट लेट अब मैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों धीरे धीरे, लेट डी इक्वल एम, डी की जगह बच्चों आपने अगर एम मान लिया तो ये क्या बना देगा, P0 एम की पावर एन प्लस P1 एम की पावर n-1 प्लस P2 एम की पावर n-, प्लस डैश डैश Pn। अगर मैं इक्वल में जीरो लिख देता हूँ तो बच्चों इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये एक तरीके से पोलिनोमियल हो गया आपके पास, ये एक तरीके से क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। और किसके लिए अंदर वेरिएबल क्या है बच्चों, एम है, वेरिएबल क्या है इसमें, एम है, और पावर क्या है, इसे पावर इसकी एन है। तो एन पावर का बच्चों, एन पावर का ये वेरिएबल बन गया, तो इसके कितने आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे और किसके लिए सोल्व करोगे आप, कि हम एम के लिए सर सोल्व करेंगे, और सर इसके एन आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे बच्चों, एन आंसर आएंगे। समझ रहे हो बात को, आंसर क्या आएंगे, जैसे एक तो आंसर आ गया बच्चों, इसको मान लो इसका पहला आंसर आया C1Y1, क्या आया C1Y1, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे y है ना, y है तो मैंने इसका आंसर मान लिया कि y की पावर y इसको सेटिस्फाई करेगा, y की डिफरेंट वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी, तो पहली वैल्यू तो बच्चों इसको क्या सेट करेगी, y1 सेट करेगी, तो मान लिया कि इसका बच्चों आंसर क्या है C1Y1। ऐसे ही बच्चों क्या आया, फिर C2Y2 आया, ठीक है, फिर ऐसे ही क्या आया C3Y3 आया, ऐसे ही बच्चों लास्ट तक कौन से आंसर आ जाएंगे, कि सर ऐसे ही YN तक सर इसके आंसर आ जाएंगे। तो बच्चों इस पूरे आंसर को अपने क्या लिख देंगे, कंबाइन करके यू लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बच्चों, कंबाइन करके इसको यू लिखा जाएगा। आई बच्चों बात समझ कि हाँ जी सर आई बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों जब अपनों ने इसको कंबाइन करके यू लिख दिया, ठीक है, अब आप पहले ये समझो कि ये यू आया कैसे, अगर अपने एम को रिप्लेस करें, अब अपने इसकी तरफ चल रहे कि ये आया कैसे, y1 अपने इसके अंदर क्या पुट करें, एम की जगह अपने कुछ रिप्लेस करते हैं बच्चों, लेट लेट एम इक्वल बच्चों अपने पुट कर देते हैं इसके अंदर e की पावर mx एम, ये बच्चों कैपिटल ले लो, ये एम ले लिया, तो इधर बच्चों कैपिटल एम ले लो, कुछ और ले लो वेरिएबल, इधर वेरिएबल अपने कुछ और ले लेते, ये ले लेते हैं। मान लिया ये इसका एक सोल्यूशन है, मान लिया ये इसका क्या बच्चों एक सोल्यूशन है। अगर बच्चों आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे इसका सोल्यूशन माना है,
बच्चों अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, m की कोई ना कोई वैल्यू के लिए तो बच्चों इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मैं ये लेट कर लेता हूँ, e की mx इसका एक सॉल्यूशन है। कि सर e की mx आपने क्यों माना, e की mx इसका एक सॉल्यूशन क्यों माना? बच्चों अगर e की mx इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर e की mx इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स हम इसकी जगह d की जगह उसको पुट कर सकते हैं। क्यों d की जगह पुट कर सकते हैं? क्योंकि ये बच्चों एक तरीके से पॉलिनोमियल का बिहेव कर रहा है। जैसे इसके बाहर में ये बच्चों y लिख, ये देखिए डी को तो रिप्लेस कर दिया और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, वाई लिख दिया। ठीक है, अब भी ये सॉल्व होगा। तो ए की एमएक्स इसको क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। अगर ए की एमएक्स इसको सेटिस्फाई करेगा तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो कि सर आप फिर ये लिख सकते हैं पी जीरो एम की पावर एन प्लस a1 एम की पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस ए एन एम की पावर एन, वाई की जगह रख देंगे ना, वाई की जगह अपने क्या रख देंगे बच्चों, e की एम एक्स इक्वल में क्या आ गया, जीरो। e की एम एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। अगर m इक्वल e की एम एक्स का एक सोल्यूशन है तो अपने y की जगह इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, e की एम एक्स नॉट इक्वल जीरो, e की एम एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता बच्चों। e की एम एक्स जीरो नहीं हो सकता तो जीरो कौन होगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो बच्चों, तो ये किस लिए जीरो होगा, m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जीरो होगा। कि सर m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जीरो होगा, तो बच्चों m की डिफरेंट वैल्यूज वो क्या क्या हो सकती है कि सर m की डिफरेंट वैल्यू m1 m2 m3 m4, ये हो सकती है डिफरेंट वैल्यूज। m के अंदर पोलिनोमियल है ना बच्चों, ये m के अंदर पोलिनोमियल है। तो अगर ये जीरो होगा, समझ लो, अगर ये, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि m के अंदर पोलिनोमियल है, मान लो ये ऐसे हो सकता है m+1 इक्वल जीरो, तो m की एक ही वैल्यू आएगी। अगर ये m स्क्वायर की फॉर्म में हो, समझ लो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपके पास बने, तो यहाँ से m की दो वैल्यू आ जाएगी। अगर बच्चों ये क्यूबिक की फॉर्म में बने, ठीक है, क्यूबिक की फॉर्म में बने आपके पास, तो यहाँ से m की आपके पास तीन वैल्यू आ जाएगी। तो ये डिफरेंट जो वैल्यू आ रही है या सेम आएगी तो भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक में सेम वैल्यू भी तो आ सकती है ना, ऐसे क्यूबिक के अंदर। तो बच्चों ऐसे ही चलता रहेगा, यानी m की वैल्यूज तो आपके पास आएगी, m की वैल्यूज आएगी। और अपने कह रहे हैं e की mx का एक सॉल्यूशन है, e की mx इसका एक सॉल्यूशन है, तो e की mx को वो सेटिस्फाई तो करेगा ना, e की mx को वो सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स आपके सॉल्यूशंस क्या बन जाएंगे, तो अपना पहला सॉल्यूशन बच्चों बनेगा, पहला सॉल्यूशन बनेगा e की पावर m1x। दूसरा सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, e की पावर m2x। ऐसे तीसरा सॉल्यूशन क्या बनेगा कि सर e की पावर m3x। बच्चों समझते जाना, एक बार कंसेप्ट चल रहा है। क्वेश्चन तो बच्चों बहुत इजी है, क्वेश्चन इजी है, एक बार ये कंसेप्ट पकड़ लो बस आप थोड़ा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर अपने क्वेश्चन तो करेंगे ना बच्चों, बहुत इजी है, 1 सेकंड के अंदर हो जाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। ऐसे चलते चलते बच्चों y की पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर mnx। ये क्या आगे बच्चों, इसके सॉल्यूशन आगे। इन सभी सॉल्यूशन को, इन सभी सॉल्यूशन को अगर बच्चों अपने एक ही लाइन में लिखे जाए तो उनको लिखा जाता है, उनको ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, u इक्वल लिखा जाएगा बच्चों। अब y इक्वल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो y इक्वल लिख देता हूँ, y इक्वल, इसको लिखा जाएगा C1/n। अब आप कहोगे सर C1 कहाँ से आ गया, बच्चों C1 आया जब अपने इंटीग्रेशन करते हैं ना, है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट तो आता ही है, तो वही कांस्टेंट है बच्चों ये C1/1। और क्या आएगा, ऐसे सर C2/2 भी आएगा सर, ऐसे C3/3 भी आएगा। तो बच्चों ये जो है, ये मैंने जो लिखा है Cn/n, ये बच्चों ऊपर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक पार्ट है, सॉल्यूशन का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, या अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, हल का एक हिस्सा है बच्चों ये। क्या सर एक हिस्सा का मतलब क्या है, क्या हल के और भी हिस्से होते हैं? हाँ जी बच्चों, ये एक पार्ट है, एक पार्ट है, हल का एक हिस्सा, हल का एक हिस्सा, हल का एक हिस्सा। आई बात समझ कि सर ऐसे कैसे? बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बातें। हम जब हम जब डी की जगह ये एम पुट किया था ना बच्चों, तो ये जो बनी थी,
इस इक्वेशन को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इस इक्वेशन को कहा जाता है बच्चों, कौन सी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण। सहायक समीकरण किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बच्चों जो आंसर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो जनरल सॉल्यूशन होता है बच्चों, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो होता है सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में। दो पार्ट होते हैं बच्चों। कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा बच्चों, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सी एफ प्लस पी आई। जब क्यू एक्स जीरो होता है, जब क्यू एक्स बच्चों क्या होगा? जीरो होगा। तो उस केस के अंदर पी आई बच्चों जीरो होता है। उस केस में पी आई कितना होता है? जीरो होता है। जब क्यू एक्स क्या हो बच्चों? जीरो, तो उस केस में पी आई क्या होता है? जीरो होता है। और ये जो आपने निकाला ये सी एफ है। ये क्या है बच्चों? सी एफ। ये एक हिस्सा है ना इसका, ये पहले वाला हिस्सा है। जनरल सॉल्यूशन का पहले वाला हिस्सा क्या है बच्चों? सी एफ है। क्या है? सी एफ है। आज बात समझ। इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला जाता है। कौन सा फंक्शन बोला जाता है? सी एफ को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला जाता है। पी आई मीन्स होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको बोला जाता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आई बात समझ। कि सर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को बच्चों हिंदी में शब्द मिलता है, इसको पूरक हल। क्या मिलता है बच्चों? पूरक फलन। सॉरी, हल क्या? पूरक फलन। पूरक है बच्चों। पूरक का मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है उसको, कहते हैं ना ये चीज इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर क्यू एक्स जीरो है तब तो पी आई जीरो हो गया, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये यही इसका टोटल सोल्यूशन होगा या जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर किसी का क्यू एक्स जीरो नहीं है, तो जब अपने पी आई निकालेंगे तो सिर्फ पी आई उसका सोल्यूशन नहीं होगा। उस पी आई के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री में ये हमेशा आएगा ही आएगा। दिस मीन्स अपने ये कह सकते हैं कि सी एफ हमेशा निकाला जाएगा। सी एफ हमेशा ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सभी के साथ आएगा ही आएगा। सी एफ हमेशा ज्ञात किया जाएगा। सी एफ हमेशा ज्ञात किया जाएगा। सही बात समझ। हमें हमेशा सी एफ तो बच्चों फाइंड करना ही होगा। हमें हमेशा सी एफ तो बच्चों फाइंड करना ही होगा। आई बात समझ। सी एफ फाइंड होगा कैसे? बच्चों जो भी हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, वो डी की फॉर्म में बनाई हमने पहले। पहले किस फॉर्म में बनाई बच्चों? ये देखो, ये जो डी की फॉर्म में है, इसके अंदर जब अपने डी की जगह एम पुट कर देते हैं, ध्यान से समझ जाइएगा मेरी बात। डी की जगह जब एम पुट कर देते हैं, डी की जगह क्या पुट कर दिया? एम पुट कर दिया हम। डी की जगह बच्चों क्या पुट किया हमने? एम पुट किया। डी की जगह बच्चों एम पुट करने के बाद हमने उसके क्या निकाली है? एम की वैल्यूज निकाली। एम की वैल्यूज निकाली। ठीक है, यहां से क्या निकालेंगे? वैल्यूज ऑफ एम निकालेंगे। वैल्यूज ऑफ एम निकालेंगे। एम के मान याद करेंगे बच्चों। एम के मान अपने बच्चों याद करेंगे। सुनते जाइएगा मेरी बातों को ध्यान से। याद करेंगे बच्चों, जल्दबाजी में नहीं सिखाया जा सकता। कहीं आप समझो कि सर बस सीधे क्वेश्चन पे आओ ना। बच्चों सीधे क्वेश्चन पे आएंगे तो कोई 10वीं क्लास थोड़ी है कि एक फॉर्मूला सिखाया और सीधे क्वेश्चन पे आ गए। आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, एक एक चीज समझानी पड़ती है। तो बच्चों ये पार्ट का सॉल्यूशन होगा। जैसे ही हम एम के मान याद करेंगे ना बच्चों, तो एम के मान भी तो बच्चों अलग अलग आएंगे। समझ रहे हो ना बात? जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारे पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, सहायक समीकरण बोला जाता है हिंदी में। सहायक समीकरण से पहली बात है, सहायक समीकरण से एम के अलग अलग मान भी तो प्राप्त हो सकते हैं। कैसे मान? अलग अलग या सेम भी मिल सकते हैं। एम के, एम के अलग अलग या कुछ समान मान प्राप्त होते हैं। मान प्राप्त होते हैं। उनके आधार पर, उनके आधार पर सी एफ ज्ञात किया जाता है। उनके आधार पर सी एफ ज्ञात किया जाता है। इंग्लिश मीडियम, मेरी बात ध्यान से सुनो। कि जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उसके अंदर अपने
जब m रख देंगे, d की जगह m रखेंगे, तो m के अंदर वो एक इक्वेशन बनेगी। जैसे ये बच्चों ये मैंने बनाई हुई है ना, ये देखो ये लीनियर बना दी, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक। यहाँ से आप m के मान निकालोगे तो m के मान आपके पास कुछ सेम बनेंगे, बन सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हमेशा बनेंगे, डिफरेंट भी बन सकते हैं, कुछ सेम भी बन सकते हैं, इमेजिनरी भी बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं, अंकड़ा में भी तो आ सकते हैं, इरेशनल नंबर बन सकते हैं। तो उन अलग अलग वैल्यूज की कंडीशन में आपके पास सीएफ अलग अलग तरीके से निकलेगा। कि सर ये तो बहुत लंबा हो रहा है कंसेप्ट। बच्चों कंसेप्ट लंबा लग रहा है तुमको, लेकिन आसान बहुत है। तो अब मैं आता हूँ बच्चों, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड सीएफ लिख देता हूँ, हाउ टू फाइंड सीएफ, हाउ टू फाइंड सीएफ, सीएफ के मान याद करना। बच्चों एम पे डिपेंड करेगा ना, सीएफ किस पे डिपेंड करेगा, एम पे डिपेंड करेगा। सीएफ किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, एम पे डिपेंड करेगा। इफ, पहला केस है, केस फर्स्ट, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ एम आर डिफरेंट, यदि एम के सभी मान भिन्न भिन्न हो, तो बच्चों इफ ऑल वैल्यूज ऑफ एम आर डिफरेंट, अगर एम के जो मान निकाले आपने जीरो के बराबर रखे, तो वो सारे के सारे अगर आए बच्चों डिफरेंट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर सारे के सारे भिन्न भिन्न आए, सारे के सारे क्या है बच्चों, भिन्न भिन्न आए, डिफरेंट आए, तो उस केस के अंदर वो जो वैल्यूज आई उनको अपने m1 m2 m3 लेट करेंगे, और जो हमारा बच्चों सॉल्यूशन होगा, आपको पता है इसके अंदर पी आई तो जीरो ही होगा, क्योंकि इक्वल में अपने एक बार जीरो लेके चल रहे हैं, पी आई क्या है बच्चों, जीरो, क्योंकि क्यू अपने जीरो लेके चल रहे हैं, इसलिए पी आई क्या लेके चलेंगे बच्चों, जीरो। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वाई बराबर, वो जो सी एफ प्लस पी आई होता था बच्चों, तो वो सिर्फ क्या होगा, सी एफ ही तो होगा, पी आई तो जीरो हो गया। अब बच्चों अगर एम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपके सी एफ ये होगा बच्चों, याद कर लो इसको, सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स, ऐसे चलेंगे बच्चों अगर सारे के सारे डिफरेंट है। कि सर अगर सारे के सारे डिफरेंट ना हो, तो बच्चों अगर सारे के सारे डिफरेंट ना हो, तो पहले तो ये याद करो, डिफरेंट के लिए याद कर लो अभी मेरे साथ साथ, सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स प्लस जैसे जैसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, सभी एक मान एक ही बार है तो उसके साथ एक कांस्टेंट ही आएगा, एक मान एक ही बार है तो उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। अगर कोई दो मान समान आ गए, इफ टू वैल्यूज आर सेम, टू वैल्यूज आर सेम का मतलब है पहले वाला मैंने अलग मान लिया एक बार m1, बाकी नेक्स्ट वाले दो सेम मान लिए, तो बच्चों पहले वाला अलग है तो इसको एक ही कांस्टेंट मिलेगा c1 e की पावर m1x प्लस, अब ये दो वैल्यू सेम है m2 दो वैल्यू सेम है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, याद कर लो इसको, समझ लो, c2 प्लस सी थ्री एक्स, सी टू प्लस सी थ्री एक्स, तो e की पावर किसके लिए सेम थी बच्चों, m2 के लिए, तो e की पावर m2x। आई बच्चों बात समझ, कि हाँ जी सर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों जो डिफरेंट है उसको तो एक ही कांस्टेंट मिलेगा, और जो दो सेम है तो उसको दो कांस्टेंट मिल जाएंगी, और इस तरीके से लिखा जाएगा सी टू प्लस सी थ्री एक्स। अगर बच्चों तीन सेम आ जाए, अगर तीन सेम आ जाए, देखो एम वन एम टू आ जाए, पहले वाला तो मैं क्या लेता हूँ, डिफरेंट ही लेता हूँ, ताकि मैं ये एक फैक्टर लिख सकूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि शुरू से ही सारे सेम ले लिए। सारे भी सेम हो सकते हैं बच्चों, फिर डायरेक्ट ये स्टेप आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो सी वन ई की पावर एम वन एक्स, एम टू तीन बार है ना सेम, तो क्या लिखा जाएगा, सी टू प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी फोर एक्स स्क्वायर ई की पावर एम टू एक्स, क्योंकि बच्चों तीन है ना, ये देखो तीन है बच्चों, थ्री है, ये तीन के लिए है, इसके लिए तीन के लिए, ऊपर वाला किसके लिए लिखाया था, ऊपर वाला बच्चों दो के लिए लिखा है, दो के लिए, जब दो सेम है, ठीक है, और एक सेम तो क्या लिखो, ठीक है, तो e की पावर एम टू एक्स, ऐसे चार के लिए भी हो सकता है, पांच के लिए भी हो सकता है, छह के लिए भी हो सकता है, कितने के लिए हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर हमें एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, तो जो एम ये पावर फोर तक देना भी मुश्किल है क्वेश्चन, कि पावर फोर वाली इक्वेशन सोल्व कैसे करोगे, पावर थ्री वाली भी नहीं देनी चाहिए वैसे तो उसको, लेकिन वो देता है इंस्पेक्शन मेथड के लिए, क्योंकि बच्चों आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए थे, अगर क्यूबिक इक्वेशन दे दी और उसके अंदर सिंपल सॉल्यूशन नहीं मिले, तो क्या अपने कार्डन लगाएंगे उसके अंदर, क्या अपने इसके अंदर कार्डन लगाएंगे, समझ रहे हो ना बात को, कार्डन कोई छोटी विधि थोड़ी है। या बच्चों पावर फोर वाली इक्वेशन दे दी उसने और हार्ड इक्वेशन दे दी, तो अपने क्या उसके अंदर फरारी लगाएंगे, नहीं लगा सकते ना।
तीन इक्वेशन, तीन घात के लिए बच्चों 3 डिग्री के लिए तो अपने को कार्डन होती है, 4 डिग्री के लिए अपने पास क्या होती है, फरारी होती है। तो वो अपने अगर इन क्वेश्चन वो लगाने लगे तो वो इतनी बड़ी बड़ी मेथड थी, अपने उन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। अपने कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थोड़ी है, तो वो अपने को जो इक्वेशन देगा बच्चों, चांस पूरे हैं कि इजी देगा। अगर थोड़ी सी भी हार्ड देगा तो अपने फिर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड ना ही उसको देनी चाहिए, ना ही एक्सरसाइज में। अगर एक दो क्वेश्चन है तो उनको मार्क करना। तो बच्चों यहाँ तक हमने सीखा कि अगर वैल्यू सेम आए तो उस केस में क्या है। अब बच्चों एम की वैल्यूज हमेशा ऐसे थोड़ी आ सकती है। एम की वैल्यू बच्चों और क्या आ सकती है, एम की वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी तो आ सकती है बच्चों। देखो, इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज आवर सॉल्यूशन, इज आवर सॉल्यूशन फॉर एम। यदि एम का मान क्या बच्चों, यदि एम का मान क्या हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो, तब बच्चों, अब देकार्त का लॉ आपको याद है, फर्स्ट ईयर वाला। देकार्त ने कहा था अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो सोल्यूशन है वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ पेयर लेके आता है, माइनस वाला भी साथ में आता है, माइनस वाला भी बच्चों साथ में आता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका सोल्यूशन होगा वो ये होगा बच्चों, देन सोल्यूशन, देन सोल्यूशन। तो बच्चों आपका सोल्यूशन ये होगा y इक्वल C1 e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स। अब बस बच्चों ये वाला रूट लग जाएगा ना इसके साथ, बस और क्या है, C2 e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा एक्स, ये लग जाएगा, और अलग से कुछ नहीं लगेगा। अब बच्चों ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म थोड़ी लेंथी पड़ती है, इसलिए वो इस फॉर्म को ऐसे लिख देता है। इस फॉर्म को बच्चों मोस्टली आपको ऐसा मिलेगा बुक में, वो इसको ऐसे लिख देता है। ई की पावर, तो बच्चों ये देखो, ये ई की पावर अल्फा एक्स तो सभी के साथ है, ई की पावर अल्फा एक्स, तो ये ई की पावर अल्फा एक्स को तो कॉमन निकाल लेता है, बाकी को ऐसे लिख देता है C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये इसको पूरा सोल्व करने के बाद लिखा गया है, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म है ना ये एक तरीके से, C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, इस तरीके से बच्चों इसका एक सॉल्यूशन लिखा जाएगा। आई बात समझ। आप ये भी लिख सकते हो, कोई जिद नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते, आप ये लिख सकते हो, लेकिन आपको कई जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि वो ऐसे भी लिख सकता है। और बच्चों अब जरूरी थोड़ी है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन आए वो हमेशा एक सिंगल डिजिट में ही आए, सिंगल आए। अगर बच्चों मान लो चार सॉल्यूशन निकल रहे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स और अल्फा माइनस आयोटा बीटा एक्स, ये तो दो हो गए। तीसरा हो गया बच्चों, ये अल्फा है और वो मान लो अल्फा बीटा ले लिया, तो एक सी और डी के लिए भी ले लो, सी प्लस आयोटा डी और सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। तो उनके लिए बच्चों ये फॉर्मूला जो है थोड़ा अलग हो जाए, थोड़ा अलग हो, अलग क्या हो जाएगा बच्चों, बस लेंथ ही हो जाएगा, और तो क्या होना है, और इसके अंदर कोई अलग बात थोड़ी होनी है। तो उसके लिए बच्चों अगर चार हो, अगर दो पेयर बने, इफ वी हैव टू सेम पेयर, टू सेम पेयर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन को बच्चों ए ई लिखा जाएगा, सहायक समीकरण। ये बुक में दे रखे हैं बच्चों, आप बुक में पढ़ सकते हो। सहायक समीकरण के दो समान सम्मिश्र मूल, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है बच्चों, सम्मिश्र मूल अगर आए, इफ यू हैव टू सेम पेयर ऑफ सॉल्यूशन, इफ यू हैव टू सेम कॉम्प्लेक्स पेयर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख लेना बच्चों, मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये लीजिए बच्चों, when roots of auxiliary equation are complex and equal, complex भी और equal भी, जैसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो, जब सहायक समीकरण के मूल सम्मिश्र हो बच्चों तथा समान, तो उस कंडीशन में उसका सॉल्यूशन ये होगा। आप बुक में से पढ़ सकते हो इसको, बुक में दे रखा है आपको, y इक्वल ई की अल्फा एक्स, ई की अल्फा एक्स देखो बच्चों, इसके साथ ई की अल्फा एक्स तो सभी के साथ आएगा ही, ई की अल्फा एक्स बच्चों को बाहर ले लेता है क्योंकि दो दो सेम है, इसलिए C1 प्लस C2 एक्स कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए बात को। ये CF है बच्चों, CF क्या है, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन है बच्चों, क्या है, पूरक फलन है। समझ आई बात को कि हाँ जी सर समझ आ गई। कई बार इन सॉल्यूशंस को बच्चों को हाइपरबोला की फॉर्म में भी दे सकता है, हाइपरबोला फंक्शन की फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाइपरबोला फंक्शन की फॉर्म में।
कई बार बच्चों को हाइपरबोला की फॉर्म में भी दे सकता है। हाइपरबोला का बच्चों मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, वो जाकर आप देख लीजिए हाइपरबोला फंक्शन का। आई होप सो आप सभी ने वो देख लिया होगा। उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि साइन हाइपरबोला कोस हाइपरबोला क्या होता है। तो उस केस में बच्चों को ऐसे भी लिखता है e की पावर अल्फा एक्स C1 कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। बच्चों अभी आपको ये थोड़े कम समझ आएंगे, ठीक है क्वेश्चन। अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों। ये तो सारा का सारा डेरिवेशन था। डेरिवेशन बच्चों तब तक खोखला सा लगता है जब तक इसके ऊपर क्या ना हो, क्वेश्चन ना हो। तो बच्चों आई होप तो आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और देख लीजिएगा इसको आप अच्छी तरीके से। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बच्चों ऑलरेडी 40 मिनट्स के पास का ये लेक्चर हो चुका है, तो काफी बड़ा हो चुका है। फिर भी बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं, क्वेश्चन करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कौन सी एक्सरसाइज की? फर्स्ट की। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।